बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। तो बेटा सबसे पहली बात जो आपने समझनी है वो ये है कि यहां पर बात हो रही है रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट की नहीं। लिमिटिंग या नॉन लिमिटिंग किस में से होंगे? रिएक्टेंट में से। ये जो रिएक्टेंट है ना, इनमें से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, कोई एक नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग क्या मतलब है? लिमिटेड या लिमिटिंग कौन सी चीज होती है? जो महदूद मिकदार में होती है, थोड़ी मिकदार में होती है, या जो बहुत ज्यादा? बेटा जो बहुत ज्यादा होती है ना उसे हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड या नॉन लिमिटेड, और जो थोड़ी मिकदार में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग या लिमिटेड, थोड़ी मिकदार वाली चीज। तो बेटा रिएक्टेंट है ना, यहां पर जैसे दो रिएक्टेंट है, तो इनमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जिसकी जितनी मिकदार चाहिए होती है ना, उससे उसकी मिकदार थोड़ी होती है। इस वजह से उस रिएक्टेंट को क्या कहेंगे? जिसकी मिकदार जितनी चाहिए उससे कम है, उससे थोड़ी है। तो थोड़ी मिकदार वाला क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये नहीं देखना कि दूसरे रिएक्टेंट के मुकाबले में उसकी मिकदार ज्यादा है या कम है, नहीं, उसकी अपनी मिकदार से देखना है कि उसकी मिकदार चाहिए कितनी थी और मौजूद कितनी है। जितनी चाहिए थी अगर उतनी या उससे ज्यादा मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लेकिन जितनी चाहिए थी अगर उससे कम मिकदार में है तो वो वाला रिएक्टेंट क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे अब इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। मुझे बताएं ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट चाहिए? अमाउंट क्या मतलब? मोल। तो जरा देखें ना, ये इक्वेशन हमें बता रही है, ये शुरू में मोल लिखे हुए हैं, ये हमें बता रहा है कि इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन के 2 मोल चाहिए होते हैं। ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए होते हैं? जरा देखें, यहां शुरू में 1 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए होता है। और इससे वाटर के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। आप मुझे बताएं, इतनी अमाउंट तो रिक्वायर्ड है इन दोनों की। इनमें से ये जो ऑक्सीजन है ना, ये है 1 मोल। क्या मतलब? जितनी चाहिए थी उतनी ही मिकदार में। लेकिन बेटा हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन, इसके कितने मोल चाहिए थे? 2 से ये कम है। कितना है? 1.5 मोल, 1.5 मोल। अब अगर आप हाइड्रोजन की अमाउंट को ऑक्सीजन की अमाउंट से कंपेयर करेंगे ना, तो अभी भी हाइड्रोजन की अमाउंट ऑक्सीजन की अमाउंट से ज्यादा है। लेकिन बेटा हम लोगों ने यहां पर एक रिएक्टेंट की मिकदार को दूसरे रिएक्टेंट की मिकदार से कंपेयर नहीं करना। इस रिएक्टेंट की मिकदार को इसकी अपनी मिकदार से, अपनी अमाउंट से कंपेयर करना है कि हमें रिक्वायर्ड तो ये थी लेकिन हमारे पास है उससे कम। तो आप जरा देखें, ये जो हाइड्रोजन है ये एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसकी अमाउंट जितनी रिक्वायर्ड थी उससे कम है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही लिमिटिंग हो। भाई अगर आप लोग इस केस को चेंज कर देना, आप हाइड्रोजन के 2 मोल ले लें, 2 चाहिए 2 ही ले लें। ऑक्सीजन का 1 चाहिए, 1 से कम ले लें, 0.75 ले लें, 0.5 मोल ले लें। जैसे आप जरा देखें, हाइड्रोजन के 2 मोल चाहिए थे, 2 मोल ही ले लिए। ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए था लेकिन हम लोगों ने आधा मोल यानी 0.5 मोल, आधे को लिखते हैं 0.5 की शक्ल, 0.5 मोल ले लिया। तो क्या अब भी हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? नहीं, हाइड्रोजन की तो अमाउंट जितनी चाहिए थी उतनी ही है, लेकिन ऑक्सीजन की अमाउंट जितनी चाहिए थी ना उससे कम है। अब यहां पर हाइड्रोजन लिमिटिंग नहीं होगा, अब यहां पर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट बन गया है। तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट की हम लोग 4 डेफिनेशन लिखते हैं। आपकी बुक में 2 गिवन है लेकिन मैंने यहां पर 2 एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर देखें ना, कई दफा एमसीक्यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट की इन डेफिनेशन से बने हुए हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई, इट इज द रिएक्टेंट दैट इज लेस इन अमाउंट एज रिक्वायर्ड। इट इज द रिएक्टेंट, ये वो रिएक्टेंट होता है दैट इज लेस इन अमाउंट, जिसकी मिकदार कम होती है, एज रिक्वायर्ड, जितनी चाहिए होती है उससे कम होती है। अब बच्चों जाहिर सी बात है, अगर 2 रिएक्टेंट हैं, एक की मिकदार पूरी है और दूसरे की मिकदार जितनी चाहिए थी उससे कम है, तो मुझे बताएं रिएक्शन में सारे का सारा कौन सा इस्तेमाल हो जाएगा? यानी सबसे पहले कौन सा रिएक्टेंट खत्म होगा? भाई जाहिर सी बात है वही चीज पहले खत्म होती है जो कम मिकदार में होती है। भाई घर में आप लोग चीजें लाते हैं ना अपनी जरूरत के मुताबिक, अगर कोई चीज जितनी जरूरत है उससे कम मिकदार में लेकर आएंगे तो घर में सबसे पहले वो खत्म हो जाएगी और वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। बाकी चीजें हो सकता है महीने के आखिर तक बची भी रहे, लेकिन वो चीज मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएगी? कंज्यूम, इस्तेमाल हो जाएगी। तो हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट को कहते हैं कि ये वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन के दौरान मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाता है, इसमें से कुछ बचता नहीं है। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है, इट इज द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इट इज द रिएक्टेंट, ये एक ऐसा रिएक्टेंट होता है दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, मुकम्मल तौर पर खर्च हो जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब बच्चों मुझे एक
बात बताएं, अगर आप लोग ने एक रिएक्शन स्टार्ट करवाया, रिएक्शन किस वक्त तक चलता रहेगा पता है आपको? जब तक दोनों रिएक्टेंट मौजूद होंगे। एक रिएक्टेंट भी खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप। क्यों? क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट बच जाएगा और उसके पास कोई दूसरी चीज नहीं है जिससे वो रिएक्शन कर सके। तो मुझे बताएं, ये जो दोनों रिएक्टेंट हैं इनमें से एक नॉन लिमिटिंग है और एक लिमिटिंग है, तो रिएक्शन में कौन सा पहले खत्म हो जाएगा? जो लिमिटिंग है, जो कम मिकदार में है, जाहिर सी बात है वो पहले खत्म हो जाएगा। जब वो पहले खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप। दूसरा रिएक्टेंट बच जाएगा, लेकिन अब एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, एक बच गया। जो बच गया उसके पास तो अब दूसरा रिएक्टेंट नहीं है जिसके साथ वो रिएक्ट करे, तो रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो मुझे बताएं, रिएक्शन किसकी वजह से स्टॉप हुआ है? लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से या नॉन लिमिटिंग? भाई नॉन लिमिटिंग तो मौजूद है, लिमिटिंग खत्म हो गया। लिमिटिंग जैसे खत्म होता गया रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये वो रिएक्टेंट है जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इट इज द रिएक्टेंट दैट इज रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार होता है फॉर द स्टॉपिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट की चौथी डिफिनीशन प्रोडक्ट की अमाउंट के लिहाज से है, प्रोडक्ट की मिकदार के लिहाज से। बेटा जरा देखे ना, अब अगर हाइड्रोजन के 2 मोल हो, ऑक्सीजन का 1 मोल हो, तो वाटर के 2 मोल बनेंगे। लेकिन मुझे बताएं, अगर हाइड्रोजन के 2 मोल हो और इसका आधा मोल हो, तो क्या फिर भी वाटर के 2 मोल बनेंगे? नहीं, अब इससे कम मिकदार में वाटर बनेगा। कम मिकदार का क्या मतलब है? लो अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो मुझे बताएं, प्रोडक्ट की जो कम मिकदार बन रही है, जितनी बननी चाहिए थी उसे कम मिकदार में बन रहा है, किस वजह से बन रहा है? इसकी वजह से या इसकी वजह से? इसकी वजह से। और ये क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट लोएस्ट अमाउंट, कम मिकदार में बनता है। तो इसकी चौथी डिफिनीशन कौन सी है? इट इज द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूसेस लोएस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के कम मोल बनते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो अब नॉन लिमिटिंग कौन सा होगा? लिमिटिंग तो वो होता है ना जो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि वो कम मिकदार में होता है, रिएक्शन के आखिर में कुछ भी नहीं बचता। लेकिन नॉन लिमिटिंग या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का दूसरा नाम है रिएक्टेंट इन एक्सेस। तो नॉन लिमिटिंग या रिएक्टेंट इन एक्सेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? बेटा ये वो रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान मुकम्मल तौर पर कंज्यूम नहीं होता, आखिर में अनरिएक्टेड फॉर्म में थोड़ा सा बच जाता है। इट इज द रिएक्टेंट दैट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। ये एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो मुकम्मल तौर पर कंज्यूम नहीं होता ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, एंड लेफ्ट अनरिएक्टेड, और अनरिएक्टेड फॉर्म में थोड़ा सा बच जाता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन खत्म होता है। अब बच्चों आगे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन। बेटा आप लोगों को एक रिएक्शन गिवन होगा, जैसे यहां पर ये रिएक्शन गिवन है, कोई भी रिएक्शन गिवन हो सकता है, और उसमें जितने भी रिएक्टेंट हैं सबकी अमाउंट गिवन होगी। अब बेटा वो जो सबकी अमाउंट गिवन होगी उससे आप डेटा बना लेंगे। फिर ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन होगी आपको, इसको और डेटा को इस्तेमाल करते हुए हर रिएक्टेंट से आपने अलग अलग प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड कर लेनी। जब आप प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन सारे रिएक्टेंट में से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट की मिकदार लोएस्ट यानी सबसे कम बन रही है। तो बेटा वो वाला रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट की मिकदार सबसे कम बन रही होगी, वो वाला रिएक्टेंट कौन सा होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। यही बात मैंने लिख दी है। मोल ऑफ प्रोडक्ट्स आर कैलकुलेटेड। ये जो प्रोडक्ट होता है ना, जो बनता है, उसके मोल कैलकुलेट कर ली जाते हैं, उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर ली जाती है सेपरेटली, अलग अलग, फ्रॉम ऑल द रिएक्टेंट्स, हर रिएक्टेंट से अलग अलग। यानी जैसे ये 2 रिएक्टेंट है ना, पहले हम लोग इससे इसकी मिकदार फाइंड कर लेंगे, फिर इससे इसकी मिकदार फाइंड कर लेंगे, यानी दोनों से अलग अलग सेपरेटली यूजिंग डेटा गिवन। इस तरह के न्यूमेरिकल में एक डेटा भी गिवन होगा। एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और किस चीज को इस्तेमाल करनी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी 2 चीजों को इस्तेमाल करना है ना, एक तो डेटा को और दूसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। अब आगे क्या है? द रिएक्टेंट दैट गिव्स द लोएस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट दैट गिव्स, जो देता है द लोएस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट, जिससे प्रोडक्ट के कम मोल बन रहे होते हैं, इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। बेटा आपकी बुक में एक एग्जांपल है, वहां पर अलग एग्जांपल की हेडिंग नहीं डली हुई। यही जो टॉपिक है ना पेज नंबर 30 पर, इसके नीचे आप देखेंगे तो लाइन नंबर 4 से यहां पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 10 मोल ऑफ H2। तो H2 के मोल गिवन है 10 मोल ऑफ H2। तो मैं डेटा के अंदर लिखूंगा मोल ऑफ H2। मोल ऑफ H2 कितने हैं? 10 मोल। और क्या कर रहा है? एंड 10 मोल ऑफ O2। मोल ऑफ O2 कितने हैं? 10 मोल। वर रिएक्टेड टू प्रोड्यूस वाटर, इससे वाटर बन रहा है। विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है। ये फाइंड करना है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्योंकि ये फाइंड करना है तो आगे हमने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। तो अब बच्चों हम लोग इसे करते हैं सोल्व। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देनी है।
इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 2H2। अब बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है? बेटा हम लोगों ने क्या काम करना है, हाइड्रोजन से पहले इस प्रोडक्ट यानी वाटर के मोल फाइंड कर लेने हैं, फिर ऑक्सीजन से इसके मोल फाइंड कर लेने हैं। तो यहां पर मैं पहले हेडिंग क्या डालूंगा, मोल ऑफ वाटर फ्रॉम मोल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा एक चीज के मोल से दूसरी चीज के मोल फाइंड करने हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक चीज के मोल से दूसरी चीज के मोल फाइंड करने हो ना, तो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यूनिटी मेथड इस्तेमाल करेंगे और यूनिटी मेथड में यहां पर शुरू में हम लोग ने दोनों चीजों के मोल लिखने, लेकिन हमारे पास यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन के मोल हैं, वाटर के मोल नहीं है। दोनों चीजों का मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नहीं, यहां पर हमारे पास ताल्लुक किसका बनाना है, वाटर और हाइड्रोजन का। तो भाई यहां पर शुरू में हमें एक दफा दोनों के मोल लिखने होते हैं। तो भाई दोनों के मोल कहां से लेंगे, बेटा केमिकल इक्वेशन से। पहले उस चीज के मोल लिखने जिसके मोल डेटा में गिवन। तो बेटा देखें वाटर और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन के मोल गिवन है, तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 इक्वल, आगे जिसके फाइंड करने हैं तो वाटर के मोल फाइंड करने हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ वाटर। बच्चों यहां शुरू में मैंने हाइड्रोजन के मोल लिखने, यहां पर वाटर के मोल लिखने, लेकिन हाइड्रोजन के ये वाले मोल नहीं, हाइड्रोजन के वो वाले मोल जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो इसमें मोल हैं। तो कितने मोल हैं, 2 मोल। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इक्वेशन हमें बता रही है कितने मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होते हैं। अब हम लोग ने 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से किस पर जाना है, 1 मोल। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे करेंगे, मैंने बताया था ना, जब किसी भी नंबर से 1 पर आते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये वाला नंबर ऊपर लिखेंगे और ये वाला नंबर नीचे लिख देंगे। क्या आ जाएगा, मोल ऑफ वाटर H2O। बच्चों हमारे पास डेटा में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो नहीं है, डेटा में कितने हैं, 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब 1 से किसी और नंबर पर जाते हैं तो ये जो 1 वाली वैल्यू होती है ना, इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखूंगा, 2/2 मल्टीप्लाई 10, ये आ जाएंगे मोल ऑफ वाटर H2O। तो बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे ना, तो ये आपके पास आ जाएंगे 10 मोल। 10 मोल, और ये मोल किसके हैं, वाटर के, जो किससे बने हैं, 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन से। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, मोल ऑफ वाटर फ्रॉम मोल ऑफ हाइड्रोजन। मोल ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन H2। बच्चों हमारे पास 2 रिएक्टेंट थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से हम लोगों ने वाटर यानी प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर लिए। अब हम लोगों ने दूसरा जो रिएक्टेंट है ना, उससे प्रोडक्ट के मोल फाइंड करने हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मोल ऑफ वाटर फ्रॉम मोल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा इसी तरीके से करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बताएं अब पहले किसके मोल लिखेंगे, वाटर और ऑक्सीजन में से किसके मोल हमें डेटा में गिवन है, ऑक्सीजन के। तो पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन इक्वल, फिर कौन सी चीज, मोल ऑफ वाटर। बेटा यहां पर जो मोल लिखने हैं ना, वो कहां से लेकर लिखने, इक्वेशन से। तो इक्वेशन में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 1 मोल। तो यहां क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब वाटर के इक्वेशन में कितने मोल हैं, 2 मोल। तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ वाटर। बच्चों जरा देखें, अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो हम किस पर आते, उस नंबर से 1 पर आते, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 मोल है, तो 1 से 1 पर आने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास डेटा में ऑक्सीजन का 1 मोल नहीं है, डेटा में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 10। तो हम 1 से जाएंगे 10 मोल पर, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2। तो 1 मोल की ये जो वैल्यू है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएंगे, मोल ऑफ वाटर H2O। बच्चों जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा, 20, क्या आ जाएंगे, मोल। ये मोल किस चीज के हैं, वाटर के। लेकिन ना मैंने यहां पर ऊपर लिखा है मोल ऑफ वाटर फ्रॉम H2। आप इतना लंबा चौड़ा ना लिखें, सिर्फ लिख दें मोल ऑफ वाटर। तो जहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं, मोल ऑफ वाटर। इसको भी हम लोग लिख देते हैं मोल ऑफ वाटर।
बेटा जरा मुझे बताएं, हाइड्रोजन से मोल ऑफ वाटर, हाइड्रोजन से मोल ऑफ वाटर कितने हैं 10 मोल, ऑक्सीजन से मोल ऑफ वाटर कितने हैं 20 मोल। वाटर क्या है, प्रोडक्ट है। मुझे बताएं कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से जिससे प्रोडक्ट यानी वाटर के कम मोल बन रहे हैं। तो बेटा हाइड्रोजन से 10 मोल, ऑक्सीजन से 20, तो ये वाले कम है। तो हाइड्रोजन से वाटर के कम मोल बन रहे हैं यानी प्रोडक्ट के कम मोल बन रहे हैं, तो हियर हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एज हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट या द लोएस्ट लिख दें, द लोएस्ट मोल ऑफ वाटर, सो H2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। बच्चों ये हमारा आंसर होगा। हमने ये बताना था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा था लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाइड्रोजन। बेटा ये इसके नोट्स बन गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल 3.4 बुक पेज नंबर 31। बेटा इस एग्जाम्पल में कह रहा है 200 ग्राम ऑफ जिंक। 200 ग्राम, ग्राम किस चीज की यूनिट है, मास की। तो इसका मतलब ये मास गिवन है 200 ग्राम और किस चीज का, जिंक का। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मास ऑफ जिंक कितना गिवन है 200 ग्राम। वर रिएक्टेड, इसने रिएक्ट किया विद 200 ग्राम डाइल्यूट H2SO4। 200 ग्राम, यहां पर भी ग्राम आ गया है, जी जो है ना स्मॉल जी जो 200 के साथ लिखा हुआ है वो ग्राम है, ये वाला ग्राम। और इस ग्राम को देखकर हम पहचानते हैं कि ये मास है। तो फिर से कह रहा है 200 ग्राम, यानी दोबारा से कह रहा है कि ये मास गिवन है किस चीज का, डाइल्यूट H2SO4। ये जो लिखा हुआ है ना DIL, तो ये दिल नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको दिल पढ़ते रहते हैं, ये है डाइल्यूट। और डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, पतला, यानी जिसके अंदर पानी ज्यादा मिकदार में मिला हुआ। तो बेटा कह रहा है 200 ग्राम डाइल्यूट H2SO4, तो H2SO4 का मास गिवन है 200 ग्राम। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मास ऑफ H2SO4। H2SO4 कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, कितना है 200 ग्राम। बच्चों आगे कह रहा है डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है मालूम करें, यानी हमें कह रहा है कि आप मालूम करें दो चीजें। ए में कह रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ए में लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक तो हमने ये मालूम करना है। दूसरा बी में, यहां पर उसने दोबारा ए लिख दिया है लेकिन ये मिस प्रिंटिंग है, गलती से ये लिख दिया, ये है बी, मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। बी में कह रहा है मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सिंबल अगर आप इक्वेशन में देखेंगे ना तो वहां पर लिखी हुई है H2, ये भी आपने फाइंड करनी है। बेटा सबसे पहले हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। कहां से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बोर्ड के एग्जाम के पेपर में ये लिखी हुई होगी, गिवन होगी, वहां से देखकर आप लोगों ने लिख देनी है। और यहां पर बुक में भी लिखी हुई है। तो जनाब ये मैंने लिख दी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि ये दो रिएक्टेंट है और ये दो प्रोडक्ट है। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन दो रिएक्टेंट में से एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो लिमिटिंग होगा और दूसरा कौन सा होगा, नॉन लिमिटिंग, या उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट इन एक्सिस। तो बेटा हम लोगों ने इनमें से फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट की डिफिनीशन क्या होती है, वो रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट लीस्ट अमाउंट में यानी सबसे कम मिकदार में बनता है। तो बेटा हम लोगों ने क्या काम करना है, ये जो प्रोडक्ट है ना इनमें से कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उस प्रोडक्ट के मोल हम लोग फाइंड कर लेंगे पहले इस रिएक्टेंट से, फिर उस प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर लेंगे इस रिएक्टेंट से। उस समय पता चल जाएगा कि इन रिएक्टेंट में से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के लीस्ट मोल बना रहा है। तो बेटा जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सबसे कम मोल बना रहा होगा वो वाला रिएक्टेंट क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बच्चों जरा देखें ना, यहां पर दो प्रोडक्ट हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं जिसके मोल पहले जिंक से फिर दोबारा H2SO4 से फाइंड करूं। बेटा कोई एक प्रोडक्ट जो आपकी मर्जी हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक मसला आ रहा है। मसला क्या है, बी में हम लोगों ने फाइंड करना है मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूं और इसके मोल पहले जिंक से फाइंड करता हूं फिर इसके मोल H2SO4 से फाइंड करता हूं तो मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल जाएगा। लेकिन बी सोल्व करने के लिए ना मुझे दोबारा हाइड्रोजन के मोल
इनसे फाइंड करना पड़ेंगे, और जब हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे तो फिर मैं हाइड्रोजन के मोल को मास में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बेटा इससे ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं पहले यही हाइड्रोजन ही सिलेक्ट कर लूं, इसके मोल पहले जिंक से फाइंड कर लूं, फिर इसके मोल H2SO4 से फाइंड कर लूं। इससे मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट भी पता चल जाएगा और हाइड्रोजन के मोल भी पता चल जाएंगे। मुझे क्वेश्चन 2 दफा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा हम लोग ने क्या काम करना है, जिंक से हाइड्रोजन के मोल फाइंड करना है। बेटा अगर हमें डेटा में जिंक के मोल गिवन होते ना, तो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, यूनिटी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन के मोल फाइंड कर लेते। मैंने ये बात क्यों कही है कि अगर इसके मोल गिवन होते तो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए इसके मोल फाइंड कर लेते। बेटा क्योंकि अगर हमें किसी एक चीज के रिएक्शन में मौजूद चीजों में से किसी एक चीज के मोल पता हो ना, तो बाकी चीजों के मोल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मसला क्या है, मसला यह है कि हमें जिंक के मोल गिवन नहीं है, यहां पर मास ऑफ जिंक गिवन है। तो सबसे पहले मैंने कौन सा काम करना है, ये जो जिंक का मास गिवन है ना, ये वाला, इसको जिंक के मोल में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं यहां पर हेडिंग क्या डालूंगा, मोल ऑफ जिंक। बेटा जरा देखें, मास ऑफ जिंक गिवन है, मोल ऑफ जिंक फाइंड करने हैं। जिस चीज का मास गिवन हो और उस चीज के मोल फाइंड करने हो, या अगर किसी चीज के मोल गिवन हो और उसी चीज का मास फाइंड करना हो, यानी चीज वही हो, फिर हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला, मास मोल रिलेशनशिप वाला। पढ़ा है ना, मास मोल रिलेशनशिप वाला फार्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास। बेटा हम लोगों ने मोल फाइंड करने हैं, जिंक के मोल हमें गिवन नहीं है। जो चीज नहीं गिवन होती फिर उसको पूरे का पूरा उसी तरीके से वर्डिंग में यहां पर हम लोग लिख देते हैं। जरा देखिए, मैंने मोल लिख दिया, मोल यहां पर भी लिखा, यहां पर भी मोल लिख दिया। क्यों लिख दिया, इसकी वैल्यू क्यों नहीं पुट की, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास कहीं है ही नहीं। अब जरा देखें आगे, यहां पर जिंक के मोल है ना, तो मास भी जिंक होगा, ये मोलर मास भी जिंक होगा, सारी चीजें जिंक की होंगी। तो जिंक का मास हमें कितना गिवन है, 200 ग्राम अपान मोलर मास ऑफ जिंक कितना होता है, 63.5। बेटा ये वही एटॉमिक मास है जो पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है। एटॉमिक मास की हम यूनिट लिखते हैं AMU, मोलर मास की वैल्यू वही रहेगी, यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम। यूनिट यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है। बेटा इसको जब आप लोग कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे ना, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 3.1496। तो बेटा जब भी आंसर आ जाए और भी आगे वैल्यू होंगी, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 या 3 नंबर हमारे पास आ जाएं। तो बेटा अगर मैं चाहता हूं कि पॉइंट के बाद मेरे पास सिर्फ ये वाले 3 नंबर रहें पॉइंट के बाद, अब आप सोच रहे होंगे सर ने कहा कि 3 नंबर और अभी तो यहां पर 4 नंबर के नीचे सर ने लाइन लगा दी है। मैंने कहा पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट के पहले वाले तो सारे नंबर लिखने हैं जैसे हैं वैसे के वैसे लिखने हैं। पॉइंट के बाद मैं कह रहा हूं कि 3 नंबर रहें, बाकी नंबरों को मैं ड्रॉप कर दूं। तो इस नंबर को मैं ड्रॉप करना चाहता हूं। बेटा जिस नंबर को हम लोग ड्रॉप कर रहे होते हैं ना, तो ये वाला जो नंबर होता है ड्रॉपिंग नंबर, ये अगर 5 से बड़ा हो तो अगले वाले नंबर में 1 प्लस कर दो। अगर ये वाला नंबर 5 से छोटा हो तो फिर इसमें न तो प्लस करते हैं न माइनस करते हैं, यानी ये जिस तरह होता है वैसे का वैसा लिख देते हैं। अब मुझे बताएं इसमें ऐड करेंगे 1 या नहीं? जी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रॉपिंग नंबर है ना 6, ये 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, तो इसको तो ड्रॉप कर देंगे लेकिन इसमें 1 ऐड कर देंगे। अब बेटा जब 1 9 में ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 10, 0 आ जाएगा। 1 इसका कहां चला जाएगा बेटा, 1 कैरी चला जाएगा ना, जहां पर 1 और 4 क्या हो जाएंगे 5, ये 1 और यहां पर क्या आ जाएगा 3, तो आप 3.15। पॉइंट के बाद बेटा जो सबसे आखिर वाले 0 होते हैं ना, और इनके बाद अगर कोई और नंबर ना हो तो ये वाले 0 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, 3.15। बेटा ये 3.15 क्या चीज आ गई है, 3.15 ये बेटा मोल आ गए हैं। मोल किस चीज के मोल आए हैं, मोल ऑफ जिंक। बच्चों हमारे पास मोल ऑफ जिंक आ गए, जिंक के मोल आ गए हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इससे हाइड्रोजन के मोल फाइंड करेंगे। तो मैं यहां पर हेडिंग क्या डालूंगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मोल ऑफ जिंक, यानी हाइड्रोजन के मोल हम फाइंड करेंगे लेकिन किससे, फ्रॉम, किससे, जिंक के मोल से। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा मोल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मोल ऑफ जिंक। तो बेटा यहां पर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
पहले हम लोग किस चीज के मोल लिखेंगे, जिंक के या हाइड्रोजन के? फाइंड किसके करने हैं? देखें, कह रहा है मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के मोल हमने फाइंड करने हैं किससे? फ्रॉम मोल ऑफ जिंक, जिंक के मोल से। तो इसके मोल फाइंड करने हैं। जिसके मोल फाइंड करने होते हैं वो बाद में लिखते हैं, जिसके मोल कम से कम एक दफा गिवन होते हैं वो हम लोग शुरू में लिखते हैं। तो किसके मोल गिवन है हमारे पास? तो देखें जिंक के, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ जिंक इक्वल, और किस चीज के मोल? मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये मोल हम कहां से लेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें जिंक के कितने मोल है? मोल कहां से पता चलता है? ये जो शुरू में नंबर लिखा होता है, इसमें कोई नंबर नहीं लिखो, क्या मतलब 1 है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 1 मोल ऑफ जिंक इक्वल हाइड्रोजन के कितने मोल है? जरा देखें, यहां पर 1 ही लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं लिखो ना, क्या मतलब 1 है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चों, हमारे पास अगर यहां पर कोई और नंबर होता ना, उस नंबर से हम लोग जाते 1 पर, लेकिन ये तो ऑलरेडी 1 है, तो इससे फिर आगे दोबारा 1 पर जाने की जरूरत नहीं है। 1 मोल ऑफ जिंक से हम लोग कितने मोल ऑफ जिंक पर जाएंगे? 3.15 मोल। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3.15 मोल ऑफ जिंक इक्वल। बेटा, जब भी 1 से किसी और नंबर पर जाते हैं तो ये जो 1 के आगे ये वाला नंबर लिखा होता है ना, इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.15, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? मोल। इस मोल की जगह ये मोल लिख दिया ऑफ हाइड्रोजन। बेटा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? भाई 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आती, ये नंबर वैसे का वैसा आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 3.15 मोल, 3.15 मोल। लेकिन ये मोल किसके हैं? मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं अब इस साइड पर लिख दूंगा मोल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा, हम लोगों ने एक रिएक्टेंट यानी जिंक, जिंक से हम लोगों ने हाइड्रोजन के मोल फाइंड कर लिए। अब हम लोगों ने दोबारा हाइड्रोजन के मोल फाइंड करने हैं, लेकिन ये जो दूसरा रिएक्टेंट है ना, इससे करना। बिल्कुल सारा सेम यही प्रोसेस होगा। मोल ऑफ जिंक की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? मोल ऑफ H2SO4। यहां पर मोल ऑफ H2SO4 फाइंड करेंगे, फिर मोल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मोल ऑफ H2SO4। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो यहां पर मैं क्या हेडिंग डालूंगा? मोल ऑफ H2SO4। बेटा, कैसे फाइंड करेंगे? जरा देखिए ना, मास ऑफ H2SO4 गिवन है। जब H2SO4 का मास गिवन हो तो हम लोग H2SO4 के मोल फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला लगाएंगे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बेटा, यहां पर मोल किसके होंगे? H2SO4 के। मास भी H2SO4 का, मोलर मास भी H2SO4 का। तो मोल के नीचे मैं लिखूंगा मोल। H2SO4 का मास कितना है? 200 लिख दूंगा। मोलर मास ऑफ H2SO4, जरा देखिए H2SO4 का मोलर मास हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन की तादाद 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, और इसकी तादाद यहां नीचे 1 लिखी हुई है, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन की तादाद 4 है। बच्चों, आपको पता है कि मैथ में जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, बाद में प्लस। तो यहां पर पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आगे ये वाला प्लस, 32 वैसे का वैसा, प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो ये आपके पास 98 आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास मोलर मास इसका कितना आ गया? 98। जब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2.04। ये 2.04 क्या है? मोल। किस चीज के मोल है? मोल ऑफ H2SO4। हम लोगों ने H2SO4 के मोल फाइंड कर लिए। अब हम लोग H2SO4 के मोल से हाइड्रोजन के मोल फाइंड करेंगे। तो मैं हेडिंग क्या डालूंगा? मोल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मोल ऑफ H2SO4। देखें, H2SO4 के मोल हमारे पास आ गए हैं। H2SO4 के मोल हैं, हाइड्रोजन के मोल फाइंड करने। बेटा, अगर एक चीज के मोल पता हो, दूसरी चीज के मोल फाइंड करने हो, और दोनों चीजें एक ही इक्वेशन के अंदर मौजूद हों, तो हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और यूनिटी मेथड को इस्तेमाल करते हुए दूसरी चीज के मोल फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा, किस चीज के मोल फाइंड करने हैं? हाइड्रोजन के। किससे? H2SO4 के। तो जिसके फाइंड करने उसके मोल बाद में लिखेंगे। मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ हाइड्रोजन,
और इससे पहले जिसके मोल हमें मालूम है, जरा देखें ना H2SO4 के मोल यहां पर हमें मालूम है, तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ H2SO4। बताएं यहां पर कौन से वाले मोल लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाले। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में H2SO4 के भी 1 मोल है, हाइड्रोजन के भी 1 मोल है। तो यहां पर H2SO4 के मोल से पहले मैं लिखूंगा 1, हाइड्रोजन के मोल से भी पहले लिखूंगा 1। बेटा अगर हमारे पास यहाँ पर 1 के अलावा कोई और नंबर होता तो फिर हम उस नंबर से 1 पर आते, लेकिन अभी तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो लिहाजा 1 से दोबारा 1 पर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग 1 से कहां पर जाएंगे, H2SO4 के मोल जो हमने कैलकुलेट किए वो कितने, 2.04। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2.04 मोल ऑफ H2SO4 इक्वल, बेटा जब 1 से किसी भी नंबर पर जाते हैं ना, तो 1 के आगे ये वाला जो नंबर होता है ना, उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.04 और ये हमारे पास आ जाएंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन H2। बेटा 1 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, क्या लिखेंगे 2.04 और ये हमारे पास क्या आ गए मोल, लेकिन ये किस चीज के मोल है, मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इधर मैं लिख दूंगा मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब आप लोग मुझे बताएं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या कह देते हैं कि सर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जिंक सल्फेट लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ओ खुदा के बंदो पहले देखो तो सही, ये रिएक्टेंट है ही नहीं, ये तो प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट तो ये है, इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जिससे प्रोडक्ट, यहां पर हम लोग ने कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन की अमाउंट यानी हाइड्रोजन के मोल कम बन रहे होंगे। मुझे बताएं जिंक, जिंक से हाइड्रोजन के कितने मोल बने, 3.15। अच्छा H2SO4 से हाइड्रोजन के कितने मोल बने, 2.04। तो किससे कम बन रहे हैं भाई, 3.15, ये ज्यादा मोल है और ये वाले कम मोल है। ये वाले भी हाइड्रोजन के मोल हैं, लेकिन किससे बन रहे हैं, H2SO4। और H2SO4 रिएक्टेंट है, तो यहां पर हम लोगों ने लिखना क्या है, एज H2SO4 इज प्रोड्यूसिंग द लीस्ट मोल ऑफ हाइड्रोजन H2, देयरफॉर H2SO4 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। असल में हमारा आंसर ये वाला है, H2SO4 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। H2SO4 रिएक्टेंट है और ये कौन सा रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि रिएक्टेंट इन एक्सेस या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो भाई ये तो लिमिटिंग हो गया, तो यहाँ पर जिंक कौन सा हो जाएगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बच्चों हम लोगों ने फाइंड करना है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन किससे फाइंड करेंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन से। हमारे पास मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 दफा आ गए, तो बेटा इनमें से सही वाले कौन से होंगे, जो कम मिकदार में है। ये तरह देखें, ये मोल ऑफ हाइड्रोजन कम है, ये ज्यादा है, तो ये वाले ठीक नहीं है, ये वाले ठीक हैं। तो इन हाइड्रोजन के मोल से हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा मास ऑफ हाइड्रोजन। बेटा देखें, मोल ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है। जिस चीज के मोल गिवन है ना, उसी चीज का मास भी फाइंड करना है। तो फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास। बच्चों मोल यहां पर किस चीज के होंगे, हाइड्रोजन के, मास भी हाइड्रोजन का, मोलर मास भी हाइड्रोजन का। मोल ऑफ हाइड्रोजन तो देखिए हमारे पास आ गए हैं कितने, 2.04। मास ऑफ हाइड्रोजन ये फाइंड करना है, ये हमें नहीं पता, तो मास की जगह मास ही लिख देंगे। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या मतलब, H2 का जो मास होगा, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो H2 यानी 2 हाइड्रोजन है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा। बच्चों हम लोगों ने मास फाइंड करना है, तो ये वाला 2 इक्वल की इस साइड पर ले आएंगे, ये वाला 2 इक्वल की उस साइड पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2.04 मल्टीप्लाई 2 इक्वल आ जाएगा मास। इसको जब आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 4.08। ये क्या चीज है, मास। किस चीज का मास, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं यहां पर लिख दूंगा मास ऑफ हाइड्रोजन H2 इक्वल 4.08। और बेटा मास का यूनिट, आंसर में यूनिट लाजमी लिखना है। मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो जनाब ये हमारे पास बी का आंसर आ गया और ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। तो ये एग्जांपल हमारी सोल्व हो गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5। बेटा
इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं। कह रहा है मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम मेटल की सिंबल होती है Mg, रिएक्ट्स विद सल्फर, वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फर की सिंबल होती है कैपिटल S, टू प्रोड्यूस, और इस रिएक्शन से बनता क्या है MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड। कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी आ गया ना, क्या मतलब आपने मालूम करना है, और कौन सी चीज, हाउ मेनी ग्राम। हाउ मेनी ग्राम का क्या मतलब है, ग्राम का मतलब होता है मास, यानी आपने मास फाइंड करना है ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड MgS का। तो बेटा हम लोगों ने जो चीज फाइंड करनी है वो है मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। ये फाइंड करना है तो आगे इक्वल करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कैन बी मेड फ्रॉम 1.50 ग्राम, 1.50 ग्राम, तो ये भी मास है जो गिवन है ऑफ मैग्नीशियम, तो मास ऑफ मैग्नीशियम गिवन है 1.50 ग्राम, एंड 1.50 ग्राम ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर भी गिवन है ना 1.50 ग्राम, ग्राम आ गया तो क्या मतलब मास है, और आगे करा है ऑफ सल्फर, तो सल्फर का मास भी गिवन है, मास ऑफ सल्फर, सल्फर के लिए कैपिटल S कितना है 1.50 ग्राम। बच्चों सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बेटा ये हमारे पास है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में काम क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फाइड का मास फाइंड करना है। मैग्नीशियम सल्फाइड का मास तब हम फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल होंगे। तो पहले हम लोगों ने मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल फाइंड करने हैं। कैसे मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल फाइंड करेंगे, बेटा पहले मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल फाइंड करेंगे मैग्नीशियम से, फिर मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल फाइंड करेंगे सल्फर से। अब कौन से मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल ठीक होंगे, उन 2 मोल में से एक दफा मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल ज्यादा होंगे और एक दफा कम होंगे, तो जो कम होंगे वो सही होंगे, उन्हीं से फिर हम लोग मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड फाइंड कर लेंगे। बेटा मैग्नीशियम सल्फाइड के हम लोगों ने मोल फाइंड करने हैं किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल हम लोग मैग्नीशियम से उस वक्त फाइंड करेंगे जब हमारे पास मैग्नीशियम के मोल होंगे। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मैग्नीशियम के मोल। तो यहां पर मैं लिखूंगा मोल ऑफ मैग्नीशियम। बेटा देखें मैग्नीशियम का मास, मास ऑफ मैग्नीशियम गिवन है, मोल ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करने, जिस चीज का मास गिवन हो उसी चीज के मोल फाइंड करने हो तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा हम लोगों ने यहां पर मोल ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करने हैं, मोल की जगह मैं मोल ही लिख दूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, फाइंड करनी है। यहां पर मोल ऑफ मैग्नीशियम होंगे, मास ऑफ मैग्नीशियम और मोलर मास भी मैग्नीशियम का होगा। तो मास ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास कितना गिवन है 1.50, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 और यूनिट क्या होगी उसकी, ग्राम, लेकिन यहां पर हम लोगों को यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा जब आप इसे सोल्व करेंगे ना कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0625, और ये हमारे पास क्या आ गए हैं, मोल। किस चीज के मोल हैं बेटा, मोल ऑफ मैग्नीशियम। अब बच्चों हमारे पास मोल ऑफ मैग्नीशियम आ गए हैं। मोल ऑफ मैग्नीशियम से हम लोग मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल फाइंड कर लेंगे। तो मैं हेडिंग क्या डालूंगा, मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड फ्रॉम मोल ऑफ मैग्नीशियम। तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, एक चीज के मोल हमें पता है मैग्नीशियम के मोल, और इसके मोल फाइंड करने हैं। जब बेटा एक चीज के मोल पता हो और उसके मोल से दूसरी चीज के मोल फाइंड करने हो तो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बताएं पहले कौन सी चीज के मोल लिखेंगे, बाद में कौन सी चीज के मोल लिखेंगे। पहले उस चीज के मोल लिखेंगे जिसके मोल मालूम है, बाद में उस चीज के मोल लिखेंगे जिसके मोल फाइंड करने हैं। तो हम लोगों ने किसके मोल फाइंड करने हैं, मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो मैं यहां पर लिख दूंगा मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। और किससे फाइंड करने हैं, फ्रॉम मोल ऑफ मैग्नीशियम। तो यहां पर मैं लिखूंगा मोल ऑफ मैग्नीशियम। क्यों मैंने मैग्नीशियम के मोल पहले लिखे, क्योंकि बेटा हमारे पास एक दफा मोल ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू मालूम है। तो बच्चों जरा देखें यहां पर जो मोल लिखने हैं ना मैग्नीशियम के, वो ये वाले मोल नहीं लिखने,
ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, इसके अंदर जो मैग्नीशियम के और मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल हैं वो लिखने हैं। जरा देखें इस इक्वेशन के अंदर मैग्नीशियम के कितने मोल हैं, यहाँ शुरू में जो नंबर लिखा है 1, मैग्नीशियम सल्फाइड के भी कितने मोल हैं, 1 है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों के मोल क्या लिख देंगे, 1, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 1। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। ये बेटा बात हमें कहां से पता चली है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। बेटा अगर यहाँ पर 1 के अलावा कोई और नंबर होता तो हम लोग उससे 1 पर आते, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है, लिहाजा 1 से 1 पर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग 1 से किस पर जाएंगे, 0.0625। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 0.0625 मोल ऑफ मैग्नीशियम किसके इक्वल हो जाएगा। बेटा 1 से जब किसी भी नंबर पर जाते हैं ना, तो ये जो 1 के आगे नंबर लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पर 1 है, इसको जिस नंबर पर जाना होता है ना, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमें 1 से इस नंबर पर जाना है, तो इस 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सी चीज, 0.0625। ये क्या बन जाएंगे बेटा, मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। बच्चों इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, 1 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी, यही नंबर आ जाएगा। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 0.0625। ये हमारे पास आ गए मोल, लेकिन ये किस चीज के मोल हैं, मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो अब मैं मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड इस तरफ को लिख दूंगा, यहां पर मेरे पास बन जाएगा मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। बेटा मैग्नीशियम से मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल हमने फाइंड कर लिए। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हमारे पास सिर्फ मैग्नीशियम का मास गिवन नहीं था, हमारे पास सल्फर का भी मास गिवन है। और अब हम लोगों ने क्या काम करना है, मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल हम लोग फाइंड करेंगे सल्फर से, लेकिन सल्फर का तो यहाँ पर मास गिवन है, हम लोग इसके मोल तो इसके मोल से फाइंड कर सकते। तो बेटा पहला काम क्या करना है, सल्फर के मोल फाइंड करेंगे, यानी यही काम दोबारा रिपीट करेंगे सल्फर के लिए। तो मैं हेडिंग क्या डालूंगा, मोल ऑफ सल्फर। पहले सल्फर के मास से सल्फर के मोल फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मोल ऑफ सल्फर। बेटा सल्फर का मास गिवन है, सल्फर के मोल फाइंड करने हैं। जिस चीज का मास गिवन हो, अगर उसी चीज के मोल फाइंड करने हो तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, और वो फार्मूला कौन सा है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बेटा यहां पर ये किस चीज के मोल हैं, मोल ऑफ सल्फर। जब मोल सल्फर के हैं तो ये मास भी सल्फर का होगा, मोलर मास भी सल्फर का होगा। तो मोल तो हमने फाइंड करने हैं, तो यहां पर मैं लिख दूंगा मोल मास ऑफ सल्फर। देखिए मास ऑफ सल्फर हमें यहां पर गिवन है 1.50, यहां नीचे लिखेंगे मोलर मास ऑफ सल्फर। तो सल्फर का मोलर मास क्या मतलब, सल्फर के एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। बेटा जब आप इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.046875। जरा देखें ना, पहली दफा हम लोगों ने पॉइंट के बाद सिर्फ 4 नंबर लिए, तो अब भी पॉइंट के बाद ये वाले 4 नंबर ले लेंगे और इन नंबर को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो जरा देखें फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर 7 यानी 5 से बड़ा है, तो इसको ड्रॉप कर देंगे, लेकिन इसके अंदर 1 ऐड करेंगे क्योंकि फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर 5 से बड़ा है। तो इसके अंदर जब 1 ऐड करेंगे तो जो 9 हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.0469। 0.0469 ये हमारे पास क्या आ गया, मोल। लेकिन ये किस चीज के मोल हैं भाई, ये सल्फर के मोल हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मोल ऑफ सल्फर। अब बच्चों सल्फर के मोल से हम लोग, सल्फर के मोल से, ये जो सल्फर है ना इसके मोल आ गए हैं, इससे हम लोग मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल फाइंड कर लेंगे। तो मैं हेडिंग क्या डालूंगा, मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड फ्रॉम मोल ऑफ सल्फर। जरा देखें सल्फर के मोल गिवन है, इनमें से एक चीज के इसके मोल गिवन है, इसके मोल फाइंड करने हैं। बेटा जब एक चीज के मोल गिवन हो, जैसे यहां पर सल्फर के मोल गिवन है, और दूसरी चीज के मोल फाइंड करने हो, और वो दोनों चीजें एक ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर मौजूद हो, तो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, यूनिटी मेथड को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी चीज के मोल फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा यहां पर पहले हम लोग उस चीज के मोल लिखेंगे जिसके मोल हमें एक दफा मालूम होंगे। तो जरा देखें इन दोनों चीजों में से सल्फर के मोल, देखें सल्फर के मोल एक दफा हमें मालूम है। पहले जिस चीज के मोल मालूम हो, सल्फर के मालूम है, तो पहले मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ सल्फर, इक्वल कर दूंगा। आगे यहां पर लिखूंगा दूसरी जो चीज है, एक तो सल्फर था ना, दूसरा मैग्नीशियम सल्फाइड, तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड।
बेटा इक्वेशन में देखना है कि सल्फर के कितने मोल हैं और मैग्नीशियम सल्फाइड के कितने मोल हैं। देखें बेटा इक्वेशन में सल्फर का भी 1 मोल है, मैग्नीशियम सल्फाइड का भी 1 मोल है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 1, यहां पर भी क्या लिख दूंगा 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। बेटा 1 है, अगर कोई और नंबर होता तो पहले हम लोग 1 पर जाते, लेकिन अब 1 ऑलरेडी गिवन है तो 1 से 1 पर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग 1 से किस पर जाएंगे, 1 मोल ऑफ सल्फर से हम लोग 0.0469 मोल ऑफ सल्फर पर जाएंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 0.0469 मोल ऑफ सल्फर। बेटा ये किसके इक्वल हो जाएंगे 1 से अगर आप किसी भी नंबर पर जाएं तो 1 का ये वाला जो नंबर होता है ना 1 के सामने जो लिखा होता है इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम लोग 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0469 और आगे क्या लिख देंगे यही मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। बेटा जब आप 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी, क्या आपके पास आ जाएगा 0.0469, ये हमारे पास क्या आ गया है मोल। ये किस चीज के मोल हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड के। यहां पर क्या लिखेंगे मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। बेटा जरा देखें 2 दफा मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड हमने फाइंड किया, मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड और मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। ये 2 दफा कहां से आ गए भाई, एक दफा एक रिएक्टेंट यानी मैग्नीशियम से, दूसरी दफा दूसरे रिएक्टेंट यानी सल्फर से। बताएं मैग्नीशियम और सल्फर में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जिससे ये वाला जो प्रोडक्ट है ना इसके लीस्ट यानी सबसे कम मोल बनेंगे। मुझे बताएं ये जो मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल हैं ये किससे बने हैं, मैग्नीशियम से। ये जो मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल हैं ये किससे बने हैं, दूसरा रिएक्टेंट सल्फर से। कौन से कम है, ये है 0.0625, ये है 0.046। तो बेटा पॉइंट के बाद जरा देखिए ना, इसमें पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, इसमें पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, इसमें पॉइंट के बाद जो दूसरा नंबर है 6 है, इसमें पॉइंट के बाद जो दूसरा नंबर है 4 है। तो ये 6 वाला नंबर बड़ा है, तो क्या मतलब ये वाले मोल ज्यादा है और ये वाले मोल कम है। तो ये वाले मोल किससे बन रहे हैं, सल्फर से। तो सल्फर प्रोडक्ट यानी मैग्नीशियम सल्फाइड के लीस्ट मोल सबसे कम मोल बना रहा है, तो यहाँ पर सल्फर होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एज सल्फर इज प्रोड्यूसिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, देयरफॉर सल्फर इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगरचे उन्होंने हमें नहीं कहा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएं, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तब हम लोग फिर इनको कहेंगे कि ये वाले ट्रू मोल है। ये वाले ट्रू मोल नहीं है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से मोल बनते हैं वही मोल ट्रू मोल। बच्चों हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो जनाब अब टाइम आ गया है कि हम लोग फाइंड करें मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीशियम सल्फाइड के ये भी मोल हैं, ये भी मोल हैं। ट्रू वाले कौन थे, जो कम है, ये वाले कम है तो ये ट्रू मोल हैं। तो मैग्नीशियम सल्फाइड के ये वाले जो मोल हैं ना, उनसे मैग्नीशियम सल्फाइड का मास फाइंड करेंगे। मोल से मास, मोल भी मैग्नीशियम सल्फाइड के, मास भी मैग्नीशियम सल्फाइड का मालूम करना है। तो बच्चों जब जिस चीज के मोल गिवन हो उसी चीज का मास फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला, मोल इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास। मुझे बताएं मोल किसके गिवन है, मैग्नीशियम सल्फाइड के, तो मोल मैग्नीशियम सल्फाइड के होंगे, मास भी मैग्नीशियम सल्फाइड का होगा, मोलर मास भी मैग्नीशियम सल्फाइड का होगा। तो मोल अब हमने फाइंड नहीं करने, मोल तो हमें मैग्नीशियम सल्फाइड के पता चल गए, तो ये वाली वैल्यू लिख देंगे मोल की जगह पर। क्या लिखूंगा 0.0469 इक्वल मास, देखे ना मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, ये हमने फाइंड करना है, मास अपान मैग्नीशियम सल्फाइड का मोलर मास। कैसे निकालोगे, मैग्नीशियम का मास होता है 24 एटॉमिक मास, सल्फर का होता है 32, क्या आ जाएगा 56। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 56 मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। बच्चों ये वाला जो 56 है ये मास के साथ डिवाइड हो रहा है, हम लोग इसको इस साइड पर ले आएंगे ताकि मास अलग हो जाए। जिस चीज को फाइंड करना होता है ना उसको बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं, इक्वल की एक साइड पर सिर्फ वही चीज रह जाती है। इसको हम लोग इधर लाएंगे, ये इस तरफ को डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा 0.0469 मल्टीप्लाई 56 इक्वल आ जाएगा मास के
बेटा जब आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना कैलकुलेटर के जरिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.6264। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास। लेकिन किस चीज का मास, मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, और मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। बेटा लाजमी यूनिट लिखनी है आंसर में। तो जनाब ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग यहां पर इस चीज को, ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने फाइंड किया ना, इसको आंसर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज उन्होंने हमसे पूछी नहीं थी, ये तो यहां पर हमारी जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने फाइंड कर लिया। बेटा ये सोल्व हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5 बच्चों, इसका पार्ट 2 है। जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड। कह रहा है जिंक और सल्फर ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड, और इनके रिएक्ट करने से जो चीज बन रही है वो है जिंक सल्फाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नीचे उन्होंने एक केमिकल इक्वेशन दे दी है। कह रहा है इफ 10.0 ग्राम, ग्राम का क्या मतलब है, ये मास है किस चीज का, ऑफ जिंक का। तो जिंक का मास गिवन है 10.0 ग्राम, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मास ऑफ जिंक। जिंक की जो सिंबल होती है ना, वो होती है Zn, 10.0 ग्राम, एंड 10.0 ग्राम ऑफ सल्फर, 10.0 ग्राम। यहां पर भी ग्राम आ गया, क्या मतलब, मास। अब यहां पर एक और मास गिवन है, और वो किस चीज का है, ऑफ सल्फर। सल्फर का मास भी है 10.0 ग्राम। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सल्फर कितना है, 10.0 ग्राम। देन डिटरमाइन, कह रहा है मालूम करें द लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक तो आप लोगों ने ए में मालूम करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये फाइंड करना है, तो आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बी है द मास ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस्ड। बी में आप लोगों ने मास ऑफ जिंक सल्फाइड, ये भी आपने फाइंड करना है। बेटा सबसे पहले हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे दो बातें करना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल किए हैं, उनमें आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों रिएक्टेंट के मासेस सेम गिवन होते हैं, इक्वल गिवन होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इक्वल गिवन हो। बाज़ औक़ात पास्ट पेपर में एक रिएक्टेंट का मास कुछ और होता है, दूसरे का मास कुछ और होता है, तो वहां पर इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस रिएक्टेंट का जो भी गिवन मास होगा वो आपने यूज करना है। दूसरी बात बेटा, यहां पर तो जरा देखें, उसने क्वेश्चन में कह दिया है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें, और इस बात से हमें पता चल गया है कि ये न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, लिमिटिंग रिएक्टेंट से। लेकिन बाज़ औक़ात वो ये नहीं भी कहते कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें, लेकिन क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है। बेटा ये बात इसलिए कर रहा हूं ना कि यहां पर तो टॉपिक के बाद जो न्यूमेरिकल आता है, हमें पता होता है कि ये इसी पिछले टॉपिक का न्यूमेरिकल है, और हम उसी तरतीब से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में तो जब न्यूमेरिकल दिया होगा ना, तो उससे पहले कोई टॉपिक वगैरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए चाहिए होती है, वो ये है कि हमें पहले पता तो चले कि ये न्यूमेरिकल है कौन से टॉपिक का। हर टॉपिक का न्यूमेरिकल सोल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। तो बेटा जरा देखें क्या पहचान होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल की। बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल की पहचान जो होती है, कम से कम दो या दो से ज्यादा चीजों की अमाउंट गिवन होती है। क्या मतलब अमाउंट गिवन होती है, दो या दो से ज्यादा चीजों के या तो मास गिवन होंगे, जैसे जरा देखें ना, यहाँ पर दो चीजों के मासेस गिवन है, या बाज़ औक़ात दो चीजों के मोल गिवन होंगे, या एक चीज का मोल एक चीज का मास गिवन होगा। मैंने क्या बताया, कितनी चीजों के मासेस गिवन होंगे, कम से कम दो या दो से ज्यादा, पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि बेटा जिन चीजों के मासेस या मोल गिवन होंगे ना, वो दोनों के दोनों रिएक्टेंट होंगे। जरा देखें यहाँ पर ये जिंक का मास गिवन है, ये भी रिएक्टेंट है, और दूसरा मास ऑफ सल्फर गिवन है, ये भी रिएक्टेंट है। बस एक बात याद रख लें कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन होगी। अब वो अमाउंट मोल की शक्ल में भी हो सकती है और मास की शक्ल में भी हो सकती है। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने ए में करना क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या मतलब, इन दो रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट होगा जो लिमिटिंग होगा। और लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्या पहचान होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट के सबसे कम मोल बनाता है। तो बेटा हम लोग कैसे करेंगे, बेटा हम लोग ने जिंक सल्फाइड यानी ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके मोल दो दफा फाइंड करने हैं। कैसे दो दफा फाइंड करने हैं, एक दफा इसके मोल हम लोग
लोग इस रिएक्टेंट से फाइंड करेंगे, दूसरी दफा इसके मोल हम लोग इस रिएक्टेंट से फाइंड करेंगे। जब दोनों रिएक्टेंट से मोल आ जाएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कौन से रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट के मोल कम बन रहे हैं। जिस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट के मोल कम बन रहे होंगे वही रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब बच्चों हम लोग ने जिंक सल्फाइड के मोल फाइंड करने हैं। जिंक सल्फाइड के मोल हम फाइंड कर सकते थे अगर हमारे पास जिंक के भी मोल गिवन होते। बेटा इक्वेशन हमें मोल टू मोल रेशियो बताती है, लेकिन जरा देखें डेटा में हमारे पास जिंक के मोल गिवन नहीं है, जिंक का मास गिवन है। तो मुझे बताएं फिर कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि जिंक का ये जो मास है ना, इसको जिंक के मोल में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मैं पहली हेडिंग क्या डालूंगा, मोल ऑफ जिंक। बेटा मास ऑफ जिंक गिवन है, मोल ऑफ जिंक फाइंड करने हैं। जिस चीज का मास गिवन है उसी चीज के मोल फाइंड करने हैं। बेटा जिस चीज का मास गिवन हो उसी चीज के मोल फाइंड करने हो तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला, मोल इक्वल मास अपान मोलर मास। बेटा यहां पर मोल किस चीज के हैं, जिंक के। अगर मोल जिंक के होंगे तो मास भी जिंक का और मोलर मास भी जिंक का। तो मोल फाइंड करने हैं ना, मोल नहीं गिवन है तो जो चीज नहीं गिवन होती है फाइंड करनी होती है उसको वैसे का वैसा लिख देते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं होती। तो यहां पर मैं मोल की जगह मोल ही लिख दूंगा। मास ऑफ जिंक गिवन है 10.0, मोलर मास ऑफ जिंक 63.5। ये एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ये जिंक का एटॉमिक मास है। बेटा जब आप इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.15748 एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहेगा। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि पॉइंट के बाद सिर्फ ये वाले 3 नंबर रह जाएं, ये वाले नंबर हम लोग ड्रॉप कर दें। तो फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर जरा देखें। फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर 4 है, 5 से लेस है, स्मॉलर है, 5 से छोटा है। अगर ये फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर ना 5 से छोटा हो तो बस इनको सिर्फ ड्रॉप कर देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, 0.157, 0.157। और ये 0.157 कौन सी चीज है, मोल। किस चीज के मोल हैं, मोल ऑफ जिंक। बेटा जिंक के मोल आ गए, जिंक के मोल हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब हम लोग जिंक के मोल से जिंक सल्फाइड के मोल फाइंड करेंगे। तो मैं हेडिंग क्या डालूंगा, मोल ऑफ जिंक सल्फाइड फ्रॉम मोल ऑफ जिंक। 2 दफा वैल्यू लिखनी है क्योंकि यूनिटी मेथड यहां पर इस्तेमाल करेंगे। जब एक चीज के मोल गिवन हो और उस चीज से किसी और चीज के मोल फाइंड करने हो और वो दोनों चीजें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद हो तो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, यूनिटी मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बच्चों पहले हम लोग उस चीज के मोल लिखते हैं जिसके मोल हमें पता होते हैं। जिंक के मोल जरा देखें ना, मोल ऑफ जिंक हमें पता है। तो पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मोल ऑफ जिंक इक्वल। अब जिस चीज के मोल फाइंड करने हैं इन 2 चीजों में से ना, जिंक के मोल गिवन है, जिंक सल्फाइड के मोल फाइंड करने हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। यहां पर ये मोल ऑफ जिंक ये वाले नहीं लिखने। पहली दफा हम लोग कहां से लिखते हैं, इक्वेशन से। तो देखें इक्वेशन में जिंक के 1 मोल हैं, जिंक सल्फाइड के मोल भी देख लें 1 है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 1 मोल ऑफ जिंक इक्वल है 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। ये जो रेशियो है ना, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रही है। बेटा यहां पर ऑलरेडी 1 मोल ऑफ जिंक है। अगर यहां पर 1 की जगह कोई और नंबर होता तो हम लोग उस नंबर से 1 पर आते, लेकिन अब 1 पर आने की जरूरत नहीं है। अब हम 1 मोल ऑफ जिंक से 0.157 मोल ऑफ जिंक पर जाएंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 0.157 मोल ऑफ जिंक किसके इक्वल हो जाएगा। बेटा जब 1 से किसी और नंबर पर जाते हैं ना, तो ये जो 1 के आगे ये वाला नंबर लिखा होता है ना, इक्वल के बाद वाला नंबर, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 मल्टीप्लाई 0.157, आगे क्या लिखूंगा, मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। बच्चों जब इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आती। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 0.157, और ये हमारे पास आ गए हैं मोल किस चीज के, जिंक सल्फाइड के। तो यहां पर मैं लिखूंगा मोल ऑफ जिंक
सल्फाइड। ये पता है जिंक सल्फाइड के कौन से वाले मोल हैं? जो जिंक से बने हैं। बच्चों हम लोगों ने जिंक सल्फाइड के एक दफा मोल फाइंड कर लिए, किससे? जिंक से। अब हमने दोबारा यही काम करना है, जिंक सल्फाइड के मोल फाइंड करेंगे, लेकिन किससे? सल्फर से। जिंक सल्फाइड के बेटा आप मोल फाइंड कर सकते थे अगर आपके पास सल्फर के मोल गिवन होते। यहां पर डेटा में हमारे पास सल्फर के मोल गिवन नहीं है, सल्फर का मास गिवन है, मास ऑफ सल्फर गिवन है। तो पहले स्टेप में क्या काम करेंगे? सल्फर के मास को सल्फर के मोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर मैं हेडिंग क्या डालूंगा? मोल ऑफ सल्फर। मास ऑफ सल्फर गिवन है, मोल ऑफ सल्फर फाइंड करने हैं, यानी जिस चीज का मास गिवन है उसी चीज के मोल फाइंड करने हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला कौन सा? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बच्चों मोल किस चीज के हैं? मोल है सल्फर के, मास भी फिर सल्फर का होगा, मोलर मास भी सल्फर का होगा। इस फार्मूले में इस्तेमाल होने वाली ये जो तीनों टर्म है ना, एक ही चीज की होती हैं। तो यहां पर ये तीनों टर्म सल्फर के लिए होंगी। सल्फर के मोल तो फाइंड करने हैं, तो मोल की जगह हम लोग लिख देंगे मोल। मास, सल्फर का मास कितना गिवन है? 10.0 ग्राम। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? 10.0। मोलर मास, सल्फर का मोलर मास होता है 32। बेटा जब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3125। 0.3125, बस इतना ही आंसर आ रहा है। आप ये पूरा लिख दें तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर रहें, ये वाले 3 नंबर, तो अब इस नंबर को आपने ड्रॉप करना होगा। ये जो 5 है ना, इसको ड्रॉप करना होगा। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर यहाँ पर जो नंबर है वो 5 से बड़ा हो तो अगले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। अगर 5 से छोटा हो तो इसमें ना ऐड करते हैं ना माइनस करते हैं, कुछ भी नहीं करते, ये वैसे का वैसे लिखते हैं। लेकिन अब बात आ गई है 5 की। अगर 5 आ जाए तो फिर क्या करते हैं? बेटा अगर यहाँ पर नंबर आ जाए ना 5, तो फिर ये वाला नंबर देखा जाता है कि ये ओड है या इवन है। अगर ये हो ना ओड तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, अगर ये इवन हो तो इसमें 1 ऐड नहीं करते। तो अब यहाँ पर 2 है, ये इवन है, तो इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 0.312। या मैं पूरे को पूरा लिख देता हूँ 5। क्या आ जाएंगे? मोल। किस चीज के मोल आ रहे हैं? मोल ऑफ सल्फर। बच्चों हमारे पास मोल ऑफ सल्फर आ गए। सल्फर के इन मोल से हम लोग जिंक सल्फाइड के मोल फाइंड करेंगे। तो मैं वहां पर हेडिंग डालूंगा मोल ऑफ जिंक सल्फाइड, जैसे ये हेडिंग डाली है। फ्रॉम मोल ऑफ जिंक अब वहां पर नहीं लिखूंगा, फ्रॉम मोल ऑफ सल्फर, जो हमारे पास सेकेंड रिएक्टेंट है। तो बच्चों हमारे पास सल्फर के मोल गिवन है, जिंक सल्फाइड के मोल हमने फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, यूनिटी मेथड को इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले हम लोग वो चीज लिखेंगे जिसके मोल गिवन है, बाद में वो चीज लिखेंगे जिसके मोल फाइंड करने हैं। तो देखें इस हेडिंग से भी पता चल रहा है ना, मोल ऑफ जिंक सल्फाइड, यानी जिंक सल्फाइड के मोल आपने फाइंड करने हैं फ्रॉम मोल ऑफ सल्फर। इसका मतलब सल्फर के मोल गिवन है, और यहां से भी आपको पता चल जाएगा मोल ऑफ सल्फर आपने फाइंड कर लिया, ये आपको मालूम है। तो जिस चीज के मोल मालूम होते हैं वो हम लोग पहले लिखते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मोल ऑफ सल्फर इक्वल, दूसरी कौन सी चीज है? मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। मुझे बताएं यहां पर सल्फर के कौन से वाले मोल लिखेंगे? ये वाले मोल नहीं बेटा, पहली दफा यहां पर हम दोनों के मोल लिखते हैं, लेकिन इक्वेशन से देखकर। मुझे बताएं इक्वेशन में सल्फर के कितने मोल हैं? शुरू में 1 लिखे हुए, तो क्या मतलब 1 मोल। जिंक सल्फाइड के भी 1 मोल है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। अब बच्चों यहां पर सल्फर के ऑलरेडी 1 मोल है। अगर यहां पर कोई और नंबर होता तो उस नंबर से हम 1 पर जाते, लेकिन ऑलरेडी 1 है। अब हम लोगों ने क्या करना है? 1 मोल ऑफ सल्फर से 0.3125 मोल ऑफ सल्फर पर जाना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 0.3125 मोल ऑफ सल्फर इक्वल। बेटा 1 से जब आप किसी भी नंबर पर जाते हैं ना, तो 1 के ये जो इक्वल के बाद वाला नंबर लिखा होता है ना, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.3125, और ये कौन सी चीज बन जाएगी? मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। बच्चों जब 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यही आंसर आ जाएगा 0.3125। ये हमारे पास क्या आ गया? मोल।
किस चीज के मोल हैं बेटा? जिंक सल्फाइड के। बेटा हमारे पास जिंक सल्फाइड के 2 दफा मोल आ गए, मोल ऑफ जिंक सल्फाइड, मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। बताएं इनमें से करेक्ट वैल्यू कौन सी है मोल ऑफ जिंक सल्फाइड की? सही आंसर इन दोनों में से कौन सा है? दोनों सही नहीं है। सही कौन सा आंसर होता है? जो कम होता है। जरा देखें 0.157 और 0.3125 दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है? ये वाला नंबर छोटा है। तो इसका मतलब जिंक सल्फाइड की ये वाली करेक्ट वैल्यू है और यही वैल्यू आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे मास ऑफ जिंक सल्फाइड फाइंड करने के लिए। अब बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? कौन सा है भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट? इन 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा। कौन सा? जिससे इस प्रोडक्ट के कम मोल बने। तो जरा देखें ये वाले जो कम मोल बने हैं ना जिंक सल्फाइड के, जो यहां पर प्रोडक्ट है वो किससे बने? मोल ऑफ जिंक सल्फाइड फ्रॉम मोल ऑफ जिंक। तो जिंक से बने हैं। तो यहां पर नीचे क्या लिखूंगा? एज जिंक प्रोड्यूसेस लीस्ट मोल ऑफ जिंक सल्फाइड, देयरफॉर जिंक इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। बहुत सारे बच्चे गलती से लिख देते हैं जी जिंक सल्फाइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा ये तो रिएक्टेंट है ही नहीं, ये तो है ही प्रोडक्ट। तो जनाब ए का आंसर आपके पास आ गया है। ए में आपने क्या फाइंड करना था? लिमिटिंग रिएक्टेंट, और यहां पर आपने फाइंड कर दिया कि जिंक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक हमारे पास आंसर ये आ गया। अब बी सोल्व करना है, मास ऑफ जिंक सल्फाइड। तो यहां पर मैं लिखूंगा बी मास ऑफ जिंक सल्फाइड। बेटा कैसे जिंक सल्फाइड का मास फाइंड करेंगे? जिंक सल्फाइड के मोल हमारे पास मौजूद है, तो मोल को मास में कन्वर्ट कर देंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। कितने मोल हैं जिंक सल्फाइड के? 0.157। ये बताएं हमने जिंक सल्फाइड के ये वाले मोल क्यों लिखे हैं? यहां पर भी तो मोल ऑफ जिंक सल्फाइड है, ये भी तो थे, ये क्यों नहीं लिखे? बेटा जो कम मोल बनते हैं ना असल में वही मोल ठीक होते हैं, वही सही मोल होते हैं। ये वाले सही नहीं है, इतने बनते नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन में आते हैं। आगे मास तो फाइंड करना है, मास की जगह मास लिख देंगे। मोलर मास ऑफ जिंक सल्फाइड। बेटा जिंक का मास होता है 63.5, सल्फर का मास होता है 32। आप इनको प्लस करेंगे 95.5 आ जाएगा। अब ये 95.5 मास के साथ डिवाइड हो रहा है, हम लोग इसको दूसरी साइड पर ले आएंगे। यहां पर ये डिवाइड हो रहा था, यहां पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 157 मल्टीप्लाई 95.5 इक्वल मास। बेटा जब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 14.9935, और ये आपके पास मास आ रहा है। मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। किस चीज का मास आ रहा है? मास ऑफ जिंक सल्फाइड। तो जनाब ये हमारे पास बी का आंसर आ गया। तो जनाब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.5, इसका पार्ट 3 है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। कह रहा है एल्यूमिनियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड एज शोन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नीचे उन्होंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी है। आगे कह रहा है इफ 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 54 ग्राम, ग्राम का क्या मतलब है? मास। किसी चीज का मास गिवन है, किस चीज का? आगे लिख रहा है ऑफ एल्यूमिनियम, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 54 ग्राम। एंड 200 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, मास ऑफ ब्रोमीन 200 ग्राम है ना, ग्राम का क्या मतलब? मास है। मास ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए Br2 लिखा हुआ है इक्वेशन में, 200 ग्राम आर अवेलेबल फॉर रिएक्शन, देन डिटरमाइन। ए में आप लोगों ने फाइंड करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। द मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस्ड। बी में मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड AlBr3 लिखा हुआ है जनाब यहां पर।
तो बच्चों सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो जनाब ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। ये दो रिएक्टेंट हैं, एल्यूमिनियम और ब्रोमीन। इन दोनों में से एक होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, और बताएं दूसरा कौन सा होगा, नॉन लिमिटिंग या रिएक्टेंट इन एक्सेस। तो हम लोगों ने इन दोनों में से ये बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। कैसे पता चलता है बेटा, हम लोग इन दोनों रिएक्टेंट से अलग अलग इस प्रोडक्ट के मोल फाइंड करेंगे। यानी पहले इस प्रोडक्ट के मोल फाइंड करेंगे एल्यूमिनियम से, फिर इस प्रोडक्ट के मोल फाइंड करेंगे ब्रोमीन से। अब जिससे इस प्रोडक्ट के कम मोल बनेंगे वो वाला रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। बेटा हम लोगों ने मोल फाइंड करने हैं एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के एल्यूमिनियम से, लेकिन मसला यह है कि हम लोग इसके मोल से फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल गिवन नहीं है, एल्यूमिनियम का मास गिवन है। तो क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के मास को एल्यूमिनियम के मोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा मोल ऑफ एल्यूमिनियम। मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, मोल ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड करना है। जिस चीज का मास गिवन हो उसी के मोल फाइंड करने हो। फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बेटा ये तीनों चीजें यानी मोल भी, मास भी, मोलर मास भी एल्यूमिनियम के होंगे। तो जनाब मोल तो फाइंड करने हैं ना, मोल ऑफ एल्यूमिनियम यहां पर ये फाइंड करने हैं, तो मोल की जगह मोल लिख देंगे। मास ऑफ एल्यूमिनियम आपको गिवन है 54, और एल्यूमिनियम का मोलर मास यानी एटॉमिक मास 27। बेटा जब आप 54 को 27 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये 2 क्या चीज आ गया है, मोल। किस चीज के मोल आए हैं, मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ। तो जनाब मोल ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास आ गए हैं। अब हम मोल ऑफ एल्यूमिनियम से मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड फाइंड कर सकते हैं। यहां पर मैं हेडिंग डालूंगा मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड फ्रॉम मोल ऑफ एल्यूमिनियम। बेटा मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड हमने फाइंड करने हैं मोल ऑफ एल्यूमिनियम से। हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, यूनिटी मेथड को इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा पहले उस चीज के मोल लिखेंगे जिसके मोल हमें पता होंगे, बाद में जिस चीज के मोल फाइंड करने हैं। तो जरा देखें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड और एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम के मोल हमें पता है, तो पहले हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल मोल ऑफ, दूसरी चीज यहां पर कौन सी है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, जिसके मोल फाइंड करने हैं। बेटा यहां पर जो वैल्यू लिखेंगे ना वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। मोल ऑफ एल्यूमिनियम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने हैं, 2 हैं, तो यहां 2 लिख दूंगा। मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कितने हैं, 2 हैं, तो यहां पर क्या लिख दूंगा, 2। बेटा अब यहां पर 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से हम लोगों ने 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम पर जाना है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कैसे सोल्व करते हैं, जब किसी भी नंबर से 1 पर आना हो ना तो उस नंबर के आगे ये जो नंबर लिखा होता है ना, जैसे यहां पर ये वाला 2 है, इसको डिवाइड कर देंगे इस नंबर से। आगे क्या लिखेंगे, मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड AlBr3। अब बच्चों 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से हमने किस पर जाना है, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम पर। जरा देखना यहाँ पर 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है, तो भाई 2 से 1 पर फिर आने की जरूरत ही नहीं थी, यही था 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम किसके इक्वल है, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। तो ये तो फिर ठीक हो गया ना, यहीं पर ये काफी था। ठीक है जी, ये अगर आप सोल्व करेंगे फिर भी यही 2 आ जाएगा आंसर, और अलग अलग स्टेप में करना फिर ये एक बेवकूफी सी लगेगी कि भाई 2 मोल के लिए फाइंड करना था, शुरू में 2 मोल था, फिर भी यूनिटी मेथड लगाते रहे। तो हम लोग अब इस नीचे वाले को नहीं लिखेंगे। जरा देखें ना नीचे क्यों नहीं लिखेंगे, हमें 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पता चल गए हैं इक्वेशन से, और हमारे पास यहां पर भी 2 मोल है। यहां पर अगर कोई और नंबर होता ना फिर हम 2 से 1 पर जाते, फिर 1 से उस नंबर पर जाते। तो ये हमारे पास क्या है, 2 मोल। लेकिन किस चीज के, मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। बच्चों हम लोगों ने एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के मोल फाइंड कर लिए,
अब हम लोग ब्रोमीन से एल्युमिनियम ब्रोमाइड के मोल फाइंड करेंगे, ब्रोमीन से एल्युमिनियम ब्रोमाइड के मोल। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ब्रोमीन के मोल नहीं है, ब्रोमीन का मास गिवन है। तो पहला काम क्या करेंगे, मास ऑफ ब्रोमीन को मोल ऑफ ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर हेडिंग क्या डालूंगा, मोल ऑफ ब्रोमीन। यहाँ Br2 लाजमी लिखना है। फार्मूला क्या लगेगा, देखें जनाब, मास ऑफ ब्रोमीन से मोल ऑफ ब्रोमीन, यानी जिस चीज का मास गिवन है उसी चीज के मोल फाइंड करने हैं। तो हम लोग फिर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगेगा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। और बच्चों ये तीनों जो चीजें ना ये ब्रोमीन की हैं। अब मोल, यहां पर मोल की जगह क्या लिखेंगे, मोल ऑफ ब्रोमीन तो फाइंड करने हैं ना, तो मोल की जगह मोल ही लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। मास ऑफ ब्रोमीन, मास ऑफ ब्रोमीन यहां पर कितना है, 200 ग्राम। मोलर मास ऑफ ब्रोमीन, बेटा ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होता है ना वो होता है 80। अब यहां पर 2 ब्रोमीन के एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा 160। तो ये ब्रोमीन का मोलर मास आ गया। अच्छा, यहां पर मैंने ना ब्रोमीन का मास, एटॉमिक मास कितना लिखा है 80। बहुत सारी बुक्स पर आपको 79.9 लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारी बुक्स पर आपको 81 भी लिखा हुआ मिलेगा। बेटा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम लोग अपनी मर्जी से लगा रहे हैं ना 80, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ये एटॉमिक मासेस आपको गिवन होंगे। तो जो गिवन होगा, अगर 79.9 गिवन होगा तो आप 80 की जगह 79.9 यूज कर लेना। अगर 81 गिवन होगा तो आप यहाँ पर 81 लिख कर लेना। बेटा जब आप इसे सोल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25। और ये 1.25 क्या है, मोल। किस चीज के मोल हैं, मोल ऑफ ब्रोमीन। बेटा अब हम लोग मोल ऑफ ब्रोमीन से मोल ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे और यूनिटी मेथड को। मैं हेडिंग क्या डालूंगा, जैसे यहां पर हेडिंग डाली थी ना, मोल ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड फ्रॉम मोल ऑफ एल्युमिनियम, बिल्कुल इसी तरह की हेडिंग डालूंगा, मोल ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड फ्रॉम मोल ऑफ एल्युमिनियम नहीं लिखूंगा, दूसरे वाला रिएक्टेंट ब्रोमीन लिखूंगा। नीचे क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा यहां पर मैं दोनों चीजों के मोल लिखूंगा, यानी एल्युमिनियम ब्रोमाइड के भी और ब्रोमीन के भी, लेकिन जिसके गिवन है वो पहले लिखूंगा। देखें ब्रोमीन के मोल हमारे पास आ गए, तो ब्रोमीन के मोल लिखूंगा यहां पर, मोल ऑफ ब्रोमीन। और आगे क्या लिखूंगा, मोल ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड। बेटा यहां पर ये जो मोल लिखने हैं ना ब्रोमीन के और एल्युमिनियम ब्रोमाइड के, वो इक्वेशन वाले, ब्रोमीन के कितने मोल हैं 3 और एल्युमिनियम ब्रोमाइड के कितने मोल हैं 2। तो यहां पर ब्रोमीन के मोल से पहले मैं लिखूंगा 3 और एल्युमिनियम ब्रोमाइड के मोल से पहले लिखूंगा 2। ये जो शुरू में नंबर लिखे होते हैं ये मोल होते हैं। अब बेटा 3 मोल ऑफ ब्रोमीन है, इनसे हम लोग 1 मोल ऑफ ब्रोमीन पर जाएंगे। 1 मोल ऑफ ब्रोमीन कैसे जाएंगे, बेटा जब किसी भी नंबर से 1 पर जाना हो ना तो ये वाला नंबर ऊपर लिखकर इसको हम लोग इस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, 2/3 मोल, ये मोल की जगह मोल ऑफ ये एल्युमिनियम ब्रोमाइड। इसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या काम करना है, 1 मोल ऑफ ब्रोमीन से 1.25 मोल ऑफ ब्रोमीन पर जाएंगे। 1.25 मोल ऑफ ब्रोमीन। बेटा 1 से जब भी किसी नंबर पर जाएं तो 1 के इक्वल के बाद ये जो नंबर लिखा होता है ना, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 1.25 मोल ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड। जब बेटा आप इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 0.8333, ये आंसर चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ ये 3 नंबर हैं, बाकी नंबर हम खत्म कर दें, तो इन नंबर को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर 5 से छोटा है, लिहाजा इनको ड्रॉप कर देंगे खामोशी से, और इनमें न तो कोई ऐड करेंगे न कोई चीज माइनस करेंगे, इनको सेम एज इट इज, जैसे ये है वैसे का वैसा रहने देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.833, और ये हमारे पास क्या आ गए हैं मोल, लेकिन किस चीज के मोल हैं, एल्युमिनियम ब्रोमाइड के। तो मैं यहां पर लिखूंगा मोल ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड। बच्चों हमारे पास 2 दफा मोल ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड, मोल ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड ये भी आ गए,
मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ये भी आ गए। तो इनमें से कौन से वाले करेक्ट हैं बेटा? ये वाले करेक्ट हैं। ये कम मिकदार में है 0.823 और ये 2 है। 2 जो है ना, 2 को हम लोगों ने पॉइंट से पहले वाले नंबर से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर 0 है तो ये 0 छोटा है और ये वाला नंबर क्या है? बड़ा है। तो मुझे बताओ कि ये वाले जो मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड आए हैं, जो हम लोग कह रहे हैं कि सही हैं, जो कम मिकदार में हैं, ये किससे बने हैं? कौन से रिएक्टेंट से बने हैं? एल्यूमिनियम से या ब्रोमीन से? जी ब्रोमीन से। मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड फ्रॉम ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इन दो रिएक्टेंट में से ऐसा रिएक्टेंट है जिससे एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के कम मोल बन रहे हैं। लिहाजा ये वाला जो रिएक्टेंट है ना ब्रोमीन, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? एज ब्रोमीन प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, देयरफॉर ब्रोमीन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये जनाब हमारे पास एक का आंसर आ गया। अब हम लोगों ने बी सोल्व करना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। बच्चों मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड हमारे पास आ गए हैं। इन मोल से मास फाइंड करना है। बेटा जरा देखें, जिस चीज के मोल के बने उसी चीज का मास फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला यानी रिलेशन अप्लाई करेंगे, और वो रिलेशन क्या है? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बच्चों यहाँ पर मोल भी एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के, मास भी एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का, और मोलर मास भी एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल होगा। मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड 2 दफा गिवन है। मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड यहाँ पर भी, मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड यहाँ पर भी। तो इनमें से जो करेक्ट वाले हैं, जो सही वाले हैं, वो लिखने। सही वाले कौन से होते हैं? जो कम है, और कम ये हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर मोल की जगह पर लिख दूंगा 0.833। मास फाइंड करना है तो मास की जगह मास लिख देंगे अपान एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का मोलर मास। बेटा एल्यूमिनियम का मास होता है 27 और एल्यूमिनियम का एक ही एटम है, तो किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आगे प्लस करेंगे। और ब्रोमीन का मास होता है 80, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी तादाद 3 है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240, इसमें 27 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 267। तो यहां पर मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की जगह क्या लिखेंगे? 267। ये 267 मास के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल क्या आ जाएगा? मास। बेटा जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 222.411, और ये हमारे पास क्या आ गया? मास। किस चीज का मास? मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। और मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। तो यहाँ पर यूनिट मस्ट लिखनी है। ये हमारे पास आंसर आ गया है बी पार्ट का, मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अल्लाह हाफिज।